पिछले 7 सालों से 2 अक्टूबर को कोई कैसे भूल सकता है, खास करके विजय सालगावकर की फैमिली जो कि स्वामी जी के सत्संग गए थे और फिल्म देखने गए थे और बहुत कुछ किए थे। 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद दृश्यम 2 मूवी आई है। दृश्यम 2 मूवी की कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो गाइस बिना देर किए दृश्यम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो शुरू में हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम डेविड है जो ड्रग्स को लेकर एक आदमी को देने जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन वह आदमी पैसा नहीं देता है, जिससे उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी डेविड से गलती से गोली चल जाती है और वह आदमी को लग जाती है, जिससे वह आदमी मर जाता है। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और डेविड को देख लेती है और डेविड बचने के लिए भागने लगता है। भागते भागते वह पुलिस स्टेशन के पास चला जाता है, जहां जो कि पुलिस स्टेशन बन रहा था, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और रात के लगभग 3 बज रहे थे। तभी डेविड देखता है कि विजय सालगावकर जो कि फावड़ा लिए हुए मिट्टी को दबा रहा था। डेविड वहीं छिप जाता है और तभी विजय सालगावकर वहां से फावड़ा लिए हुए बाहर निकलता है। यह सीन 2 अक्टूबर 2014 का ही दिन होता है। आज ही विजय सालगावकर समीर की बॉडी को लाकर पुलिस स्टेशन में दफन कर रहा है, लेकिन यह राज विजय सालगावकर को ही मालूम होती है। लेकिन आज पता यह चलता है कि विजय सालगावकर के अलावा डेविड भी जानता है कि सैम की बॉडी कहाँ है। लेकिन डेविड जल्दी से अपने घर पहुंचता है और अपने पत्नी से बोलता है कि वह जल्दी से घर छोड़ने के लिए। लेकिन तभी वहां पुलिस आती है, डेविड को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद, यानी कि 2022 में, जहां ये दिखाया जाता है कि विजय सालगावकर की फैमिली आज भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज विजय के पास एक कार और एक खुद की थिएटर भी है और वह फिल्म बनाना चाहता है और फिल्म की कहानी खुद ही लिखा है, जो एक जाने माने डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वह फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है और इसी सिलसिले में बात करने के लिए डायरेक्टर के पास आता है और दोनों यह डिसाइड करते हैं कि उन्हें और अच्छे से फिल्म के क्लाइमेक्स को लिखने का प्लान बनाते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है गायतांडे के पास, जो कि आज आईजी का फोन आता है और आईजी उसको मिलने के लिए अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि अब पुलिस स्टेशन भी बन गया है और नए आईजी का ट्रांसफर हुआ है। तब सीन शिफ्ट होता है आईजी यानी कि तरुण अहलावत के पास, जो कि 7 साल के बाद विजय के केस को रीओपन करने वाले हैं और गायतांडे को इसलिए क्योंकि गायतांडे को सब कुछ मालूम होता है, क्योंकि गायतांडे ही 7 साल पहले केस को लीड कर रहा था और वह एक विटनेस भी है जो कि विजय सालगावकर को सैम की कार को ले जाते हुए देखा था। तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो अब लंदन से वापस आ गई है और वह जानती है कि यह विजय का ही किया धरा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत न होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन तब आईजी साहब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आईजी साहब विजय के केस को रीओपन कर रहे हैं और यह बात पूरे शहर में फैल जाती है कि इसे रीओपन हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कभी पुलिस यहाँ खुदाई कर रही है, कभी वहाँ कर रही है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, जिससे विजय की फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई है और विजय की बड़ी बेटी अंजू उस हादसे को लेकर दिल के दौरे भी पड़ते रहते हैं। फिर दिखाया जाता है विजय के पड़ोसी जैनी को, जिसका पति शराब पीकर आता है और अपने पत्नी जैनी को बहुत ही मारता पीटता रहता है और वह दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि विजय ने अब 2 साल पहले ही अपने घर के बगल का जमीन को बेच दिया है, जहां पर अब जैनी और उसके पति रह रहे हैं। फिर हमें यह पता चलता है कि जैनी और उसके पति दोनों पुलिस वाले होते हैं, जो कि विजय के घर पे नजर रख रहे होते हैं और विजय के घर में माइक्रोफोन भी सेट कर दिए हैं, जिससे उनकी सारी बातें को सुन सकें और यह पता लगा सके कि विजय सालगावकर कहां पर सैम की बॉडी को छिपा कर रखा है। लेकिन यह बात सिर्फ विजय को ही मालूम होती है और वह अपने पत्नी से भी नहीं बताता है और इस बारे में वह बात भी करने से मना कर देता है। अब आईजी साहब 7 साल पहले से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिए हैं और यह पता लगा रहे हैं कि विजय को उस रात किस किस आदमी ने देखा था, क्योंकि वह 5 बजे पर्जी निकल गया था और 1 बजे से 4 बजे के बीच में ही बॉडी को कहीं दफन किया है। इससे यह पता चलता है कि 45 किलोमीटर के रेडियस में ही कहीं बॉडी को दफन किया है। फिर पुलिस वाले छानबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। फिर आईजी साहब यह अनाउंस करवा देते हैं कि अगर कोई यह सबूत लाकर देता है कि सैम की बॉडी कहाँ है तो उसे 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन के बगल में, जहां पर एक चाय की दुकान है, जहां पर अक्सर लोग विजय के केस की बातें करते रहते हैं। तभी वहां हमें डेविड को दिखाया जाता है कि जो कि अब 7 सालों के बाद जेल से छूटकर वापस आ गया है
और उसकी बीवी बहुत ही गरीबी में जी रही है, जिससे वह पैसा कमाने के लिए नौकरी ढूंढता रहता है। लेकिन सिर्फ डेविड को ही पता रहता है कि सैम की बॉडी कहाँ पर है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि आईजी साहब विजय के गार्डन में हैं और उसके घर में जा रहे हैं। हालांकि विजय उस समय घर पर नहीं था और उसके घर वाले आईजी साहब को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वह जब भी पुलिस वाले को देखते थे तो डर जाते थे और आईजी साहब समझ जाते हैं कि यह कुछ छुपा रहे हैं। और डेविड को 5 लाख और विजय के केस के बारे में पता चलता है तो वह सीधे पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मुझे पता है विजय कहां पर लाश को दफन किया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर वह बताता है कि मुझे 2 अक्टूबर को गलती से खून हो गया था और मैं पुलिस से भागने लगा था और मैं भागते भागते देखा विजय फावड़ा लिए हुए मिट्टी को दबा रहा था। डेविड की बात सुनकर पुलिस वालों को विश्वास हो जाता है। फिर डेविड पैसा मांगने लगता है। यहाँ की पुलिस वालों को 5 लाख देना होता है, लेकिन डेविड 25 लाख रुपए मांगने लगता है। तब क्या करे, पुलिस वालों को देना पड़ता है। तब डेविड बताता है कि आईजी साहब आप जहाँ खड़े हैं वहीं विजय ने लाश को दफन किया है, क्योंकि उस समय पुलिस स्टेशन बन रहा था और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर विजय ने लाश को पुलिस स्टेशन में ही दफन कर दिया था। यह बात सुनकर पुलिस वाले बिना देर किए फ्लोर को खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन खोदने से पहले पूरे पुलिस स्टेशन को कवर कर देते हैं ताकि किसी को पता न चले। लेकिन विजय को मालूम चल जाता है, क्योंकि वह अपने ऑफिस के बाहर कैमरा फिट किया होता है, जिससे विजय ये सब देख पा रहा था और विजय भी पूरी तरह से डर गया था। लेकिन वह पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन के अंदर लाश मिल जाती है। क्योंकि 7 साल हो चुके होते हैं, इसलिए पुलिस वालों को केवल हड्डी ही मिलती है और विजय की फैमिली से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 8 घंटा का ही समय मिल पाता है। उसके अगले ही दिन पुलिस वाले विजय के फैमिली से पूछताछ शुरू कर देते हैं और वहाँ पर आईजी सर और मीरा देशमुख भी होते हैं। तब आईजी साहब विजय को बताते हैं कि उस रात को तुम्हें डेविड ने देख लिया था, लेकिन विजय साफ मना कर देता है और बोलता है कि या तो किसी और को देखा होगा या तो झूठ बोल रहा है। और आईजी साहब कई तरह की सवाल करते हैं, लेकिन विजय साफ ही मना कर देता है और अपने बयान पर आ रहता है। तब आईजी सर दूसरा तरकीब अपनाते हैं और विजय की फैमिली को दूसरे कमरे में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर गायतंडे होता है और गायतंडे विजय की फैमिली को मारना पीटना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ से विजय और आईजी सर देख रहे होते हैं और विजय बोलता है कि आईजी सर उन्हें रोकिए, लेकिन आईजी सर नहीं रोकते हैं और गायतंडे उन्हें बहुत ही मारता पीटता रहता है, जिससे अंजू बहुत ही डर जाती है और उसको दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे विजय बोलता है कि सर मैं सब बताता हूँ, उन्हें रोकिए। फिर विजय के बयान को रिकॉर्ड किया जाता है और विजय बताता है कि मैं 2 अक्टूबर को अपने ऑफिस में शराब पी रहा था, लेकिन जब मैं घर गया तो मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और तभी मुझ पर एक आदमी ने अटैक कर दिया, जिससे हम दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी अनजाने में एक सरिये से उसके सर पे वार हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और मैंने उसकी लाश को लाकर पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिससे हमारे फैमिली को भी नहीं पता था और उसको फैमिली को कुछ न हो इसलिए पूरा इंजाम अपने सर पर ले लिया। फिर विजय अपने घर चला जाता है। उसके अगले दिन पुलिस वाले उसे कोर्ट में ले जाते हैं। इधर आईजी सर खुश होते हैं कि मैंने विजय का केस को सॉल्व कर दिया। वहाँ पर मीरा देशमुख भी होती है। तभी एक आदमी आता है आईजी सर से विजय के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए। वह आदमी कोई और नहीं था बल्कि विजय के फिल्म के डायरेक्टर था और उन लोगों से कहता है कि मैंने विजय को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई है और यह बताता है कि उसकी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी, जहां पर वह एक फिल्म को बनाने का बात कर रहा था और यह कह रहा था कि उसे यह प्रोड्यूस भी करेगा, साथ ही इस फिल्म का स्टोरी भी लिखेगा और यह तय किए कि हम दोनों ही मिलकर स्टोरी को लिखेंगे। और स्टोरी कंप्लीट थी, लेकिन क्लाइमेक्स पर जाकर अटक जाती थी। सबसे पहले तो आईजी और मीरा को डायरेक्टर कहानी सुनाता है जो विजय के बायोपिक था। विजय के केस में जो कुछ भी हुआ था वह उस स्टोरी में लिखा था और विजय को स्टोरी का कॉपीराइट का डर था, इसलिए वह पुस्तक भी पब्लिश करवाया था और डायरेक्टर यह बताने आया था कि वह पुस्तक मेरे नाम पब्लिश है। आगे डायरेक्टर कुछ बताता, तभी गायतंडे का फोन आईजी सर के पास आता है और आईजी साहब से बताता है कि सर बाजी तो पलट चुका है। दरअसल जब विजय से कोर्ट में पूछा गया कि यह सच है तो विजय ने कहा कि नहीं, यह मुझसे पुलिस वाले जोर जबरदस्ती करके यह बयान लिए हैं और विजय साफ मना कर देता है, जिससे विजय की वकील बोलती है कि जज साहब यह सब पुलिस वालों की सोची समझी चाल है, क्योंकि जो कुछ भी पुलिस वाले विजय के साथ किए हैं वह सब कुछ पुस्तक से उठाया गया है और पुस्तक जज साहब को दे देती है, जिसको पढ़कर जज साहब को विश्वास हो जाता है कि यह सब कुछ पुलिस वालों की ही सोची समझी चाल है। लेकिन इधर डायरेक्टर स्क्रिप्ट के बारे में बताता है कि स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय मेरे घर फिर आया था, जहाँ
आने के बाद उसने यह कहा था कि मुझे स्टोरी की क्लाइमेक्स पसंद नहीं आ रहा था और डायरेक्टर से कहा था कि मान लो कि अगर उसकी बॉडी पुलिस वाले को मिल जाती है तो वह क्या करेंगे। इससे पहले डायरेक्टर कुछ बताता तभी गायतोंडे का फोन आता है। यहाँ पर बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए का सैंपल मिला था जो समीर देशमुख की बॉडी से मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब यह था कि जो बॉडी पुलिस स्टेशन के अंदर मिला था वह बॉडी समीर देशमुख की थी ही नहीं बल्कि किसी और का था। अब आगे साहब डायरेक्टर से यह जानना चाहते थे कि फिल्म का क्लाइमेक्स क्या था। फिर डायरेक्टर उन्हें क्लाइमेक्स सुनाता है कि हीरो को पता होता है कि बॉडी पुलिस वाले को मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले से ही पूरी इंतजाम कर लिया था। विजय ने समीर की बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर दफन जरूर किया था, लेकिन तब से समीर जितनी हाइट और समीर के एज का जैसा एक बॉडी ढूंढ रहा था जिसका मृत्यु सर पे चोट लगने से हुई हो। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से होता है जो कि चर्च में काम कर रहा था और चर्च के बगल में ही बॉडी को दफनाया जा रहा था, जिससे विजय ने उस आदमी को पैसों से मदद किया और वह आदमी विजय को वैसे ही लड़के की हड्डियां दे दी। अब विजय ने जहाँ डीएनए चेक किया जा रहा था वहां पर एक आदमी से दोस्ती बनाया क्योंकि डीएनए दिन में चेक किया जा रहा था और विजय ने इसी मौका का फायदा उठाया और रात में ही जाकर अपने फ्रेंड को दारू पिलाकर सुला दिया और हड्डियों को बदल दिया और समीर की हड्डियों को डिस्ट्रॉयड कर दिया और विजय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं रहता है, इसलिए कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देता है। इस बार फिर से विजय की ही जीत होती है। यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह से मूवी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।